नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इनोवेटिव स्टडी एट द रेट माँ पाठशाला ग्रुप पर, जिसमें आपके सामने प्रस्तुत है करंट अफेयर्स की सीरीज, जो आपके लिए जो आने वाली एग्ज़ाम है उनमें काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए देखते हैं आज की जो करंट अफेयर्स है उसको। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने 572 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। ये परियोजनाएं किस राज्य में शुरू की गई हैं? तो दोस्तों, किस राज्य में शुरू की गई हैं ये? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में। तो ये की गई है आपके उत्तर प्रदेश में। किस में? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। चलिए इससे संबंधित हम कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे ये योजनाओं की जो लागत है वो कितनी है? 12,981 करोड़। ये ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी बात है कि जो इसमें NH 233 है वो किसको किससे जोड़ेगा? जो भगवान बुद्ध की जन्म स्थली है लुम्बिनी, उसको वाराणसी से सारनाथ। ठीक है, इससे जोड़ेगा, ये इम्पोर्टेंट है। तो NH 233 है वो किससे किसको जोड़ेगा? लुम्बिनी को वाराणसी से सारनाथ। ठीक है, और इस पे कितनी लागत आएगी? 12,981 करोड़। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता में, दिल्ली में, कर्नाटक में, उड़ीसा में। तो प्यारे दोस्तों, ये स्थित है आपके कोलकाता में। ठीक है, अब इससे संबंधित एक जानकारी हम ले लेते हैं यहाँ पे। ये क्या है? यह जो संस्थान है, ये संस्थान आपका क्या होगा? पूर्वी और उत्तर पूर्वी, जो देश का उत्तर पूर्वी हिस्सा है, उत्तर पूर्वी भागों के कैंसर रोगियों को व्यापक सुविधा उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, तो मेन चीज़ है यहाँ पे पूर्वी और उत्तर पूर्वी के लिए एक वरदान साबित होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपदा प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग के बारे में भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? किस देश के साथ किया है? कजाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, तुर्कमेनिस्तान के साथ, रूस के साथ। तो प्यारे दोस्तों, ये किया है आपका तुर्कमेनिस्तान के साथ। किसके साथ? तुर्कमेनिस्तान के साथ। ठीक है, अब जो यहाँ से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे को जाननी है वो है कि एक तो आपदा प्रबंधन जो होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष कौन होता है इसका? इसका अध्यक्ष होते हैं हमारे पीएम सही। ठीक है, और दूसरी बात, जो आपदा प्रबंधन में जो समझौते हुए हैं वो अभी तक किस किस देश के साथ हुए हैं हमारे? अभी तक किस किस देश के साथ हुए हैं? एक तो है आपका स्विट्ज़रलैंड, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, स्विट्ज़रलैंड, रूस, सार्क, जर्मनी, जापान, तजाकिस्तान, मंगोलिया, बांग्लादेश, और इटली। ठीक है, इतने देशों के साथ हमारे समझौते हुए हैं अभी तक, और ये है अब जो अभी अभी लेटेस्ट है वो है तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, चलिए इसमें कितने क्षेत्रों पर हुए? लगभग 12 क्षेत्रों पे हमने समझौते किए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और पारस्परिक सहायता से संबंधित समझौते के लिए किस देश के साथ भारत ने समझौता किया है? किस देश के साथ किया है दोस्तों? जापान, इटली, फ्रांस, स्पेन। तो ये किया है स्पेन के साथ में। ठीक है। अब इसमें हम कुछ जान, ये जो समझौता है ये क्यों किया गया? ये समझौता जो आपराधिक जो सीमा शुल्क संबंधी, एक मिनट, सीमा शुल्क संबंधी जो भी अपराध होते हैं संबंधी अपराधों को रोकने के लिए, और भी काफ़ी सारे हैं, जैसे त्वरित, आपका क्या है, त्वरित और लागत, प्रभावी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए, समझौता किया गया। ठीक है। तो ये याद रखना है। क्यों? क्योंकि जो सीमा शुल्क, जो सीमा पर जितने भी अपराध होते हैं सीमा शुल्क संबंधी, उनको रोकने के लिए इसका ये समझौते किए गए हैं। किस देश के साथ? स्पेन के साथ। चलिए आगे देखते हैं। महाकाली नदी पर हाल ही में सेतु निर्माण के लिए, किसके लिए? सेतु निर्माण के लिए, यानी पुल के लिए भारत एवं किस देश के बीच समझौता हुआ है? कौन सा देश है जिसके बीच समझौता किया बात? चीन, भूटान, म्यांमार, नेपाल। तो ये है नेपाल, हमारा पड़ोसी देश नेपाल के साथ में। ठीक है। चलिए इसमें हम कुछ इसके जो फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। एक मिनट। जितने, ये देखिए कहाँ होगा। ये पहली बात तो याद रखना, धारचूला। दो हिस्से हैं धारचूला, एक तो भारत में, दूसरा है आपका धारचूला नेपाल। नेपाल। ठीक है। इसको बनाने के लिए ये दोनों के बीच संबंध हुआ है, समझौता हुआ है। ठीक है। और एक जो यहाँ पे हमें इम्पोर्टेंट बात जाननी है वो है आपका, क्या है, ये जो नदी है ये क्या किया है, यहाँ पे जो संबंध होंगे वो राजनयिक संबंध हैं, वो मधुर होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है। तो दो देश कौन सा है ये? नेपाल। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IAEA के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए वर्ष 2026 तक तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उपभोक्ता बन जाएगा? कौन सा देश है दोस्तों वो? जापान, इजराइल, अमेरिका, चीन। तो कौन सा देश है? तो वो देश था आपका चिंगमिंग, चीन। ओके। इसे च्युइंगम बोलें तो अच्छा है, बार बार च्युइंगम करता रहता है भारत के लिए ये। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी हम ले लेते हैं थोड़ा। क्या है ये इथेनॉल? क्या इथेनॉल जो है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसमें एक दो चीज़ें हम देख लेते हैं। इथेनॉल क्या होता है? एक तो ये होता है ये रंगीन एवं तरल पदार्थ है। क्या है? यह जो है रंगहीन एवं तरल पदार्थ है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे ये है इसमें क्या होता है, ये इसे सामूहिक रूप से इसे सामूहिक रूप से बायोमास के रूप में ज्ञात विभिन्न सामग्रियों से बनाया जाता है। ठीक है।
बायोमास के रूप में जो भी सामग्री है उनसे बनाया जाता है। और इसका जो महत्व है, इम्पोर्टेंस क्या है इथेनॉल का, वो आपको बता देते हैं। एक तो ये क्या है तेल को आयात को कम करेगा, तेल आयात कम होगा, ठीक है। और दूसरा इसमें जो है वायु प्रदूषण को कम करता है, ये वायु प्रदूषण कम करता है, उसको कम करेगा, ठीक है। और भी काफ़ी सारे हैं जिसमें किसानों के लिए भी है, ये क्या करेगा, आर्थिक रोजगार और इसके प्रदान अवसर उपलब्ध कराएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देश कौन सा है, चीन, ठीक है। आगे देखते हैं। संकटग्रस्त प्रजातियों को IUCN की सूची के अंतर्गत रखा जाता है, यानी किस सूची के अंतर्गत रखा जाता है, कौन सी सूची है जिसके अंतर्गत रखा जाता है संकटग्रस्त को, याद रखना। येलो सूची में, लाल सूची में, ऑरेंज सूची में, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों ये है आपके लाल सूची में इसको रखा जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें किस किस को रखा जाता है, देखो इसमें पशुओं, कवक और जो पौधे होते हैं, पौधों की अलग अलग प्रजातियों को, अलग अलग प्रजातियों को रखा जाता है, ठीक है। प्रजातियों को रखा जाता है। याद रखना कौन सी सूची में, लाल सूची में रखा जाता है, ठीक है। आगे देखिए। हाल ही में किस बैंक द्वारा वन स्टॉप समाधान योजना शुरू की गई, कौन सा बैंक है जिसने ये योजना शुरू की है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों आगे। SBI, RBI, IDBI, HDFC, कौन सा बैंक है दोस्तों, तो ये है आपका RBI। अब इसके बारे में हम कुछ जानकारी ले लेते हैं, ये क्यों किया है, इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य ध्यान रखना है हमें, और कुछ ज़्यादा नहीं है, उद्देश्य हमें ज़रूर ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य है निवेश की जो प्रक्रिया है, जो कस्टमर निवेश करते हैं, निवेश की जो प्रक्रिया है, निवेश की प्रक्रिया को सरल बनाकर, सरल बनाकर क्या करेगा, जो सामान्य जन की साकार सामान्य जन है, सरकारी प्रतिभूतियों तक पहुँच, प्रतिभूतियों तक पहुँच को आसान बनाएगा ये, ठीक है। क्या करेगा, प्रतिभूतियों तक पहुँच को आसान बनाएगा, ठीक है। इसलिए इसको लागू किया गया है। और ये किस बैंक द्वारा, आपके RBI द्वारा, ठीक है। तो ये याद रखना है, इसका उद्देश्य है जो उनकी प्रक्रिया है निवेश की उसको सरल बनाएगा, सरल बनाकर जो सामान्य जन की जो सहभागिता है उसे सरकारी प्रतिभूतियों तक उनकी पहुँच को आसान बनाने के लिए इसको किया गया है, ठीक है। आगे देखिए। हाल ही में सरकारी समिति की रिपोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय को किस एक चीज़ को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS को परिभाषित करने का एक व्यवहार्य है, ये क्या है, व्यवहार्य है, व्यवहार्य मानदंड बताया गया है। कौन सा एक एक जो है एक पहलू है जिसे व्यवहार्य मानदंड बताया गया है अभी अभी की रिपोर्ट में, तो वो कौन सा है, जनसंख्या, आय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसने बताया आय को, ठीक है। व्यवहार्य मानदंड के रूप में इसको माना है आय को। अब इसके बारे में हम कुछ थोड़ी जानकारी ले लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है थोड़ा। देखिए EWS कोटा जो आया है वो आया आपका संविधान का 103 अमेंडमेंट यानी 100 संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। 103 संविधान संशोधन के तहत आया ये,
ठीक है। और दोस्तों ये कौन कौन से अनुच्छेद को लेके आए हैं इसमें? 15(6) और सॉरी, एक मिनट, 15(6) और 16(6), इन दोनों को मिलाकर कौन सा अनुच्छेद? संविधान संशोधन 103वां। ठीक है, ये लेके आए हैं। और इसके तहत किसको माना गया है? पहलू आय को मानदंड माना गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये याद रखना है आपको, संविधान संशोधन कौन सा है? ये 103वां। ठीक है, कौन कौन से अनुच्छेद? 15(6) और 16(6) को। ठीक है, आगे देखिए। हाल ही में पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना के अंतर्गत 6 एक जिला एक उत्पाद ODOP ठीक है, ब्रांड लॉन्च किए गए हैं। इनको लॉन्च करने वाली नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? तो प्यारे दोस्तों, ये कौन सी है आपके? ये आपके हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी नाफेड, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये दोनों हैं। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दोनों ने मिलकर इसका लॉन्च किया है। अब इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी ले लेते हैं कि ये जो 6 ब्रांड हैं ये कौन कौन से हैं। 6 ब्रांड कौन से हैं? ये 6 ब्रांड कौन कौन से हैं मैं बता देता हूँ आपको। अमृतपाल, कोरी गोल्ड, उसके बाद कश्मीरी मंत्र, मधु मंत्र, सोमदाना, दिल्ली बॉक्स, व्हीट कुकीज। ठीक है, तो ये 6 ब्रांड हैं। पता लग गया कौन कौन से? अमृतपाल, कोरी गोल्ड, कश्मीरी मंत्र, मधु मंत्र, सोमदाना, दिल्ली बेक्स की सभी व्हीट कुकीज। ठीक है, तो ये याद रखना है। आगे देखिए। हाल ही में किसने 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोध समिति का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है? कौन है वो जिन्होंने ये पद ग्रहण किया है? हर्षवर्धन श्रृंगला, TS कृष्णमूर्ति, निरुपमा राय, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये हैं आपके TS कृष्णमूर्ति। चलिए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं पहले। TS कृष्णमूर्ति कौन है हाल वर्तमान में? हमारे संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। ठीक है, ये याद रखना है। वर्तमान में जो ये हैं, अभी इनका कौन सा पद ग्रहण करेंगे? ये करेंगे आपके आतंकवाद निरोध समिति का प्रतिनिधि हैं ये। ठीक है, ये याद रखना है। आगे देखिए। अच्छा दोस्तों, आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए। बंगाल विभाजन किस वायसराय के काल में और कब हुआ था और किस वायसराय के काल में हुआ था? ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी दोस्त बताएंगे। हाल ही में ब्रांड इंडिया अभियान किसको बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है? बताइए। पर्यटन को, आयात को, निर्यात को, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों ये किया गया आपके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। अब इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। यह किया है किसने? वाणिज्य मंत्रालय। वाणिज्य मंत्रालय की ये पहल है, ये ध्यान रखना, वाणिज्य मंत्रालय की पहल है ये।
नए बाजारों तथा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इसको इस ब्रांड को लाया गया है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ब्रांड इंडिया अभियान किससे संबंधित है, तो आपको लिखना है निर्यात से संबंधित है। किसको नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? वाणिज्य मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए आप इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नए करंट अफेयर्स के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।